हम लोग अपना एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना जो क्लास 12 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ऐसा मान के चलिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको तो मिलने ही वाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन का यूज हम लोग उस तरह के कर्व का एरिया फाइंड करने में करते हैं या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए करते हैं जिसका हम लोगों को एक्जैक्टली डायमेंशंस या एक्जैक्टली उनकी फिगर्स के बारे में पता नहीं होता। जैसे हिमालय हो गया, इन दोनों के ग्राफ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे भी बाउंडेड रीजन का एरिया हम लोगों को कभी ना कभी निकालने को आ जाता है। तो e की पावर x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। e की पावर x का ग्राफ आपको इस तरह से और बेटा log का ग्राफ याद रखिएगा, log का ग्राफ इस तरह से रहने वाला है जब बेस कैसा है, log का बेस बेटा ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा। ठीक, याद रखना, अगर आपने प्रॉपर्ली इसकी स्केचिंग अच्छे से किया, डायग्राम अच्छे से आपने बनाया तो डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं बेटा। डायग्राम के भी लगभग 1.5 या 2 मार्क्स जो भी होते हैं वो आपको दिला देगा, ठीक है। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। इस तरह के प्रॉब्लम में ध्यान रखना होता है कि स्ट्रिप लेने के बाद स्ट्रिप अगर अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है यानी सरफेस को चेंज कर रहा है, तो जहां से सरफेस को उसने चेंज किया, अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री किसी को भी चेंज कर रहा है, तो तुरंत वहीं पर आप ब्रेक कर दीजिएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? बेटा जैसा कि अब हम लोग 2026 नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इसी वर्ष में आप लोगों को बोर्ड देना है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है अब आपको नए साल में एक नया अवसर लेके आने वाला है। ये जो साल होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग होगा। एक्साइटिंग इस लिहाज से होगा क्योंकि इस बार आप बोर्ड भी देंगे, इसी साल में आपके मार्क्स भी यानी आपका रिजल्ट भी आएगा। तो रिजल्ट हर किसी को, किसी चीज़ का भी रिजल्ट हो, सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, अभी आपने जितना भी पढ़ा है या आने वाले समय में जितना भी पढ़ेंगे, उसका 2026 में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग अपना एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना जो क्लास 12 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ऐसा मान के चलिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको तो मिलने ही वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है स्कोरिंग चैप्टर्स में आता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको याद होंगी, बेसिक ग्राफ्स आपको बनाना आता होगा और थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशंस अगर आते होंगे तो ये टॉपिक आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलें स्टार्ट करें आज का अपना क्लास, ठीक है। चलिए देखिए, जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात है, इसका अगर आप यूज पूछेंगे सर इसका यूज कहाँ पे होता है, तो बेसिकली इसका यूज जो है इंजीनियरिंग्स में और जो आपके पास कमर्शियल चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करने का काम करते हैं। एरिया हो गया, वॉल्यूम होगा, इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके ये सब हम लोग फाइंड करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर जब हमारे पास जो हमारे सॉलिड्स फिगर होते हैं, जैसे हमारे पास कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, सर्कल हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब क्या है, इन सब के हमारे पास प्रॉपर फार्मूला होता है कि ये फार्मूला हम लगाएंगे और हमारे पास अगर डायमेंशंस है तो हम इसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर इंटीग्रेशन का यूज हम क्यों करें, ठीक है। तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन का यूज हम लोग उस तरह के कर्व का एरिया फाइंड करने में करते हैं या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए करते हैं जिसका हम लोगों को एग्जैक्टली डायमेंशंस या एग्जैक्टली उनके फिगर्स के बारे में पता नहीं होता। जैसे हिमालय हो गया, हिमालय की चोटियाँ कितनी ऊंचाई पर हैं या उनका एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट उनका डायमेंशंस तो नहीं पता, उनके फिगर्स के बारे में आपको नहीं पता है। तो इस तरह के फिगर्स की जानकारी के लिए, एरिया, वॉल्यूम, इन सब की जानकारी के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे आप समझिए यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से एक कर्व दे रखा है, कोई कर्व दिया है, मान लीजिए यहाँ एक कर्व है बेटा और ये किसी 2 रीजन से बाउंडेड है। आपको बस इतना बताया गया है, x इक्वल्स टू यहाँ पर a लिखा है बेटा और यहाँ पर x इक्वल्स टू मान लीजिए ये x इक्वल्स टू b है। अब आपको 2 बाउंड्री दिया गया है। अब एग्जैक्टली आपको इस कर्व का कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये रेक्टेंगल बना रहा है या फिर एक सर्कल बना रहा है या हेमीस्फीयर बना रहा है, कुछ आपको आइडिया नहीं हो रहा है। तो आप इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सोचने वाली बात तो यही है। ये थोड़ा बहुत आपको सीधा सीधा स्ट्रेट
फिगर दिख रहा होगा तो यहाँ कुछ आइडिया हो सकता लगे, लेकिन जहाँ पे एकदम जिग जैक रैंडम टाइप का फिगर होगा वहाँ तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, देखो जरा ध्यान से। अगर बेटा यहाँ पे हम आपसे ये कहें कि अगर कुछ दो पार्ट यहाँ अलग अलग कर ले, इसका एरिया A1 मान ले और इसका एरिया हम लोग A2 मान लें, और दोनों को किसी तरीके से सॉल्व कर ले। किसी तरीके का मतलब इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो एक आपको नीचे ट्रायंगल दिख रहा होगा, रेक्टेंगल दिख रहा है, नीचे आपको कैसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक सेक्टर वगैरह टाइप का आपको दिखने लग रहा होगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे या यहाँ देख रहे हो क्योंकि सर ये तो ट्रायंगुलर टाइप का थोड़ा हमको ये भी नजर आ रहा है, तो चलो ठीक है ये भी मान लेते हैं। इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे सर, उसके बाद इस रीजन का एरिया इसी तरीके से हम कैलकुलेट करें। अब इसको इससे मिला दें तो एक यहाँ पे फिर से क्या बना, फिर से रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से इसका एरिया फिर ये मान लीजिए A3 है और ये हमारे पास A4 हो गया, सबका एरिया का सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसी कार्य को करने के लिए, इसी एरिया को फाइंड करने के लिए अगर हम क्या करें, इंटीग्रेशन का यूज करें, इंटीग्रेशन का क्या करें बेटा, यूज करें, तो इसको हमको फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे, उसका रूल क्या है, क्या उसका सिस्टम है, कैसे काम करता है। भाई देखिए अगर हम क्या करें, एक छोटे थिकनेस का एक ब्लॉक कट कर ले, ठीक है। क्या करें बेटा, एक छोटे थिकनेस का हम यहाँ पे ब्लॉक कट कर रहे हैं। क्या इसी तरीके से छोटे छोटे थिकनेस का ब्लॉक बना के पूरा ये फिगर बनाया जा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये छोटा छोटा पार्ट, ठीक है, ये मान लीजिए कोई छोटा पार्ट था उसको आपने कट किया इसी तरीके से, और अगर मैं सबका सम कर दूं, और सबका क्या कर दूं, सबका एक छोटा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा, फिर आपको एक और रेक्टेंगल, फिर अप्रॉक्स अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बहुत सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है, बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम ही तो है ये जो आपके पास फिगर दिया हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर जरा ध्यान से देखिए, इस रेक्टेंगल को मैं अच्छे से बनाऊं तो क्या इस तरह के आपको रेक्टेंगल्स नज़र आ रहे होंगे बेटा? क्या आपको इस तरह के रेक्टेंगल्स नज़र आने लगेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या हुआ कि जब आप इसके छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेंगे तो ये पूरा आपको ये ग्राफ नज़र आने लगेगा, यानी जो इस कर्व से बाउंडेड रीजन है इसका एरिया आपको समझ में आने लगेगा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली इसी पर काम करता है कि वो छोटे पार्ट को छोटे टुकड़े जो हैं, ये छोटा टुकड़ा इसका ले लिया, फिर अगेन सबको क्या किया, सारे एरियाज को सम कर दिया गया, सारे एरिया को क्या कर दिया गया बेटा, सम कर दिया। तो जब हमने सब सारे एरिया का सम कर दिया तो यहीं से क्या मिल गया, इस बड़े वाले पार्ट का, बड़े वाले रीजन का हमको एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं उसके लिए हम लोग, अच्छा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, होता है ना बेटा। तो यहाँ पे लेंथ का काम कौन करता है, तो ये जो हमारे पास लेंथ वो dx हो जाता है, ऐसा समझिए, या ब्रेथ भी बोल सकते हैं आप। तो ये dx जो हमने छोटा पार्ट कट किया, इस रीजन का बहुत छोटा पार्ट हमने क्या कट किया, dx एक थिकनेस हमने कट किया, और इसकी लंबाई दिख रहा ना, इसकी जो हाइट है या इसकी लंबाई भी बोल सकते हैं, वो क्या हो, जो भी कर्व की हाइट होगी उसी से तो पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, कि ये हमारा y के बराबर है, किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन में लिखूंगा तो एरिया ऑफ दिस रीजन इक्वल्स टू a टू b, a क्या है, इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा बाउंडेड रीजन का सबसे लोवेस्ट पार्ट था, ये a है, और कहां तक मुझे जाना था, कहां तक इंटीग्रेट करना है, b तक इंटीग्रेट करना है। तो a टू b, और क्या लिखेंगे, l का मतलब क्या है, dx, और b का मतलब y, तो यहाँ पर y dx लिख दिया जाएगा। तो ये एरिया कैलकुलेट करने का हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रेशन का साइन क्या हो, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना ही तो है, सारे छोटे छोटे पार्ट के एरिया हमने निकाल लिए, उसके बाद उनका सम कर दिया, तो ये क्या हो गया, टोटल रीजन का हमारा एरिया पता चल जाएगा। यही लॉजिक है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे a और b क्या है, a और b जो है वो बेटा हमारा x की लिमिट है, यानी कि अगर आपने स्ट्रिप बेटा यहाँ पे वर्टिकली कट किया हुआ है, कैसे कट किया हुआ है, वर्टिकली किया। अब क्या किया, इस स्ट्रिप, किसी एक स्ट्रिप को आप पकड़िए और उसको क्या करिए, आप पूरी तरीके से इसको यहाँ से वहाँ तक
इसको बेटा मूव करा दीजिए। इस जो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप ये वाली पकड़ी है, अब इसको क्या कर लीजिए आप बेटा, ये रेड कलर से जिसे हम मार्क कर रहे हैं, इसको अगर हम मूव कराएंगे तो मूव अगर इस साइड करेगा तो यहाँ तक आएगा मूव करते करते, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, बी ही तक तो जाएगा। इधर हमारा अब मान लीजिए ए से स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, तो ये यहाँ से मूव करते करते कहाँ तक का कवर करेगा, बी तक ही तो कवर करेगा। तो कौन मूव कर रहा है, dx वाला पार्ट मूव कर रहा है। dx वाला पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यानी जो भी लिमिट है वो x की लिमिट होगी। किसकी लिमिट होगी बेटा, x की लिमिट होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा एरिया अंडर द कर्व का। इसी से हम लोग एरिया निकालेंगे किसी बाउंडेड रीजन का। इसका निकालेंगे बेटा, बाउंडेड रीजन का हम लोग एरिया इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए एक और चीज देखते हैं। अब मान लीजिए आपका कर्व कुछ इस तरह से था। ठीक है, किस तरह से, इस तरह का मान लीजिए कोई कर्व था और इस तरह से बाउंडेड है। यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये y इक्वल्स टू ए मान लो और ये y इक्वल्स टू हम b मान ले रहे हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू ए मान ले रहे हैं और y इक्वल्स टू b। अब क्या किया, अब हमने एक छोटा सा एक स्ट्रिप कट किया इस तरह से। अब ये स्ट्रिप मूव करेगा, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा बेटा, a टू b। अब आपको समझ में आ रहा है, ये वर्टिकली मूव करने के लिए फ्री है। किस तरह से बेटा, वर्टिकली मूव करने के लिए हमारा ये वाला स्ट्रिप क्या है, फ्री है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा तो a इक्वल्स टू ए से b। पहली बात तो इस बार जो लिमिट लगेगी वो बेटा y की चलेगी। किसकी चलेगी, y की। अच्छा, इस बार हमने कैसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया हुआ है, तो इसकी ये वाली जो थिकनेस होगी ये y dy कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये हमारी dy कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा, ये हमारा x कहलाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बार हमारा आंसर क्या होगा, x dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x dy हो जाएगा। यानी अगर आपके पास स्ट्रिप x एक्सिस के अलोंग है तो लिमिट किसकी चलेगी, वेरिएबल यानी लिमिट कौन किसकी वैरी करेगी, वो बेटा y की करेगी। लेकिन अगर आपका बेटा स्ट्रिप जो है वर्टिकली है, कैसा है, वर्टिकल स्ट्रिप लिया है आपने, तो इसका मतलब जो आपका लिमिट है, जो आप लिमिट लगाते हैं वो x की वैल्यू वेरी कर रही है। यानी आपका जो स्ट्रिप है वो कैसा मूव कर रहा है, वो आपका इस तरह से वर्टिकली मूव कर रहा है। जबकि यहाँ पर कैसा मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का फिगर है और आपने स्ट्रिप कैसा लिया है बेटा, स्ट्रिप इस तरह से वर्टिकली कट किया हुआ है, इस तरह से ये आपका वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी स्ट्रिप मूव कर रही है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी तक मूव कर रही है। यहाँ पे x को मूवेबल बनाया गया है, यानी dx वाला थिकनेस लिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ हमने किस में मूव करना है, ये अब स्ट्रिप कैसी है, स्ट्रिप आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो मूव कैसा होगा, स्ट्रिप वर्टिकली मूव होगा। इसका मतलब इस बार जो हमने लिमिट लगाना है वो y के टर्म में लगाना है। किसके टर्म में लगाना है बेटा, y के टर्म में हमको लिमिट को लगाना होता है। ठीक है, ये है लिमिट लगाने का तरीका। चलें, ठीक, अब आते हैं हम लोग कुछ बेसिक ग्राफ की तरफ, कि कुछ हमारे पास जो बेसिक ग्राफ है उसका हमें कहीं ना कहीं यूज करना होता है। चलिए, सबसे पहले y इक्वल्स टू, अगर हमारे पास मॉड x का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल्स टू किसका ग्राफ है बेटा, मॉड x का ग्राफ है। तो आप सबको पता होगा कि मॉड x का ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो चेंजेस आ सकता है, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का हमें ग्राफ चाहिए। किसका चाहिए बेटा, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1। तो ये काम आप याद रखिएगा, हमेशा मॉड के अंदर जो कुछ है वो आप देखिए कि जीरो कहाँ पे हो रहा है। मॉड के अंदर जो कुछ भी आपके पास डेटा है वो जीरो कहाँ हो रहा है, जहां पे जीरो होगा वहीं से ग्राफ स्टार्ट करिएगा। जैसे इस वाले प्रॉब्लम में x इक्वल्स टू -1 रखने पर ये मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो देखो जीरो कहाँ हो रहा है, जहां जीरो होगा तो वहीं से आपका ग्राफ बनना स्टार्ट होगा। ग्राफ हमेशा वी शेप का बनाइएगा। अब ये -1 पे जीरो हुआ था तो -1 यहाँ कहीं होगा, तो इसका मतलब इस जो आपके पास प्रॉब्लम दिया है इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। यानी सेकंड वाला जो y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 दिया है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, वो इस तरह का बनेगा, लेकिन इस बार -1 से ग्राफ बनेगा।
यहाँ पर किससे बना था, ये हमारा ओरिजिन से बना था, 0 से बनाया गया था। क्यों, क्योंकि मॉड x लिखा था और मॉड x 0 रखने पर ही 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब मान लीजिए आपको y इक्वल्स टू इसका ग्राफ बनाना, मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बनाया गया। जरा ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ आपको बनाना है। y इक्वल्स टू मॉड में कितना लिखा है, मॉड में x और बाहर प्लस का 1 लिखा है, अंदर नहीं। तो अब आप देखिए ये डिब्बा 0 कहाँ हो रहा है, मॉड 0 कहाँ हो रहा है भैया, 0 पर ही 0 हो जाएगा। तो ग्राफ आपका 0 से ही बनेगा, लेकिन बेटा एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होके, ये अगर बाहर में प्लस माइनस कुछ नंबर लिखा है तो वो वर्टिकल शिफ्टिंग कराता है। क्या कराता है बेटा, वर्टिकल शिफ्टिंग कराता है। ठीक, x की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन y की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ जब भी बनाइएगा तो आपको ध्यान रखना होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेटा 0,1, यानी x की वैल्यू तो आपने 0 रखा, लेकिन y की वैल्यू अभी भी 1 आ रही है। क्लियर हुआ। तो ये आपको तीनों टाइप के मॉड के ग्राफ आपको याद होने चाहिए। मान लीजिए सर आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है, y इक्वल्स टू आपसे कहा x माइनस 2 और प्लस में 3 करना है, x माइनस 2। जो मॉड के अंदर अगर आपके पास कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो आपको यहाँ x एक्सिस पे शिफ्ट करवाता है। कहाँ पे शिफ्ट कराएगा, x एक्सिस में। अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी x इक्वल्स टू यहाँ 2 रखने पर ही तो 0 हो जाएगा। तो जब इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो इसका ग्राफ बेटा यहाँ 2 यहाँ कहीं होगा, ये आपका 2,0 होगा, लेकिन 2 रखने पर वापस से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यानी कुल मिला के इसमें हॉरिजॉन्टल भी मूव करना है और वर्टिकल भी मूव करना है। तो वर्टिकल कितना यूनिट मूव करना, 3 यूनिट। तो ये मान लीजिए 3 यूनिट आपने मूव किया, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा इस फोर्थ वाले का पार्ट का, इस फोर्थ पार्ट का हमारा ये ग्राफ हो गया। y इक्वल्स टू मॉड में x माइनस 2 प्लस का 3। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको ग्राफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। चले नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4ax। इस तरह का कोई पैराबोला आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप के पैराबोला आपको पता है सर, ये हमारे पास 4 हमारे फिगर बनते हैं, जो कि इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला एक बनेगा, और एक इसका बेटा नेगेटिव वाला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay वाला, वो भी नेगेटिव का। अब चारों का ग्राफ देख लीजिए, याद कर लीजिए बेटा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपके पास इस तरह का पैराबोला बनेगा, जिसका फोकस कितना होता है a,0, और वर्टेक्स क्या होता है बेटा, इसका वर्टेक्स हमारे पास 0,0 हो जाएगा। ये वाला अगर ऐसा कोई आपके पास इक्वेशंस आती है, ऐसा कोई कर्व की इक्वेशन दिया है, तो आप याद रखिएगा ये आपके पास राइट फेस नहीं, लेफ्ट फेस ओपनिंग पैराबोला बनेगा। यहाँ पे इसका फोकस -a,0 होता है, और ये वर्टेक्स आपका 0,0। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये क्या बनेगा, ओरिजिन से पास होता हुआ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ पे इसका कहीं फोकस 0,a रहेगा बेटा, और वर्टेक्स अभी भी 0,0 ही रहने वाला है। ठीक है, ये लास्ट बचा, इसका भी बेटा क्या करना है, ये डाउन फेस ओपनिंग पैराबोला इस तरह से बनेगा, और इसका जो हमारे पास फोकस आएगा वो 0,-a बनेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की बात होती है, आपको याद होगा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है बेटा, पैराबोला के केस में 4a के बराबर होता है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करती है, जो फोकस से क्या करती है, पास करती है। क्लियर हो गई बात। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता है कि एरिया बताना है बाउंडेड विद द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ कर्व की इंफॉर्मेशन हमको दिया रहता है। ठीक, चले आगे, समझ में आ गया। तो अगर इस तरह का कोई भी आपके पास कर्व आता है तो उसका ये बेसिकली ग्राफ होता है। ठीक, ओके, चलिए और देख लेते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह का कोई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में बेटा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो याद रखिए ये कौन सा वाला है, ये आपके पास इलिप्स है। कैसे डिसाइड होता है कौन सा वाला इलिप्स है बेटा, तो ये a ग्रेटर देन अगर b है तो आपका कौन सा वाला होगा, तो आपके पास ये वाला इलिप्स बनेगा, यानी कि
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पे ये थोड़ा आपको इसकी लंबाई ज़्यादा मिलेगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेजर एक्सिस 2a के बराबर होता है और ये आपके पास माइनर एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक 2b के बराबर होती है। ठीक, अगर आपके पास a लेस देन b है बेटा, तो इसका आप सभी को पता होगा कि ये भी इलिप्स बनाएगा, लेकिन कौन सा वाला बेटा, ये वर्टिकल इलिप्स बनेगी। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का काम कौन करेगा, 2b करेगा, और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस का काम कौन करेगा बेटा, 2a करेगा। ठीक है, ये हो गई इलिप्स की बात। अब एक और फिगर आता है बेटा हाइपरबोला, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में कितना वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये याद रखिएगा, अगर इस तरह का है तो आपको हाइपरबोला समझना है। हाइपरबोला कुछ इस तरह से बनता है। क्लियर है? ओके, चले बेटा। ठीक है, अब बात आती है लाइन की इक्वेशन। अगर आपके पास बेटा कोई लाइन की इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस का बी वाई और इक्वल्स टू में सी, और इसका आपको क्या बनाना है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए बहुत आसान है। एक बार आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में आप करेंगे x इक्वल्स टू जैसे 0 रखेंगे तुरंत आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी c बाई बी। और अगेन दूसरे स्टेप में फिर से आपको क्या करना है, स्टेप सेकेंड में आपको बेटा y इक्वल्स टू 0 रखना है, और जैसे ही आप y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू c बाई a आएगी। अब एक काम करिए, x कहाँ 0 होता है, x बेटा y एक्सिस पर 0 होता है, और y कहाँ 0 होता है, y आपका x एक्सिस पर 0 होता है। अब क्या काम करिए, अब दोनों पॉइंट को रखने के बाद आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके बेटा। ठीक, और देख लेते हैं थोड़े ग्राफ। y इक्वल्स टू, कभी कभी इनका भी आ जाता है y इक्वल्स टू ई की पावर x का ग्राफ ऐसा, या फिर y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ। ठीक है, इन दोनों के ग्राफ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे भी बाउंडेड रीजन का एरिया हम लोगों को कभी ना कभी निकालने को आ जाता है। तो e की पावर x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। e की पावर x का ग्राफ आपको इस तरह से, और बेटा लॉग का ग्राफ याद रखिएगा, लॉग का ग्राफ इस तरह से रहने वाला है जब बेस कैसा है, लॉग का बेस बेटा ग्रेटर देन 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कब बनेगा, ये जब हमारे पास बेस कैसा है, 1 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा बेटा, 1 से बड़ा होगा, बेस ग्रेटर देन 1 होगा। किस केस में, y इक्वल्स टू लॉग x विथ बेस a। ठीक है, अगर a जो है तुम्हारा 0 और 1 के बीच में है, यानी 1 से छोटा बट 0 से तो बड़ा ही रहेगा, तो ये जो आपके पास दिख रहा है लॉग का ग्राफ, इसको क्या करिएगा, जस्ट इसका अपोजिट यानी कि इस तरह का बना दीजिएगा। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, y इक्वल्स टू लॉग x विथ बेस a व्हेन a कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a के बीच में लाई करेगा तब। ठीक, क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने प्रॉब्लम की तरफ। कि हमारे पास देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। एक हमारे पास लाइन दिया है बेटा, क्या लाइन है, ये हमारे पास 2y इक्वल्स टू 5x प्लस में 7 दे रखा है, दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है x एक्सिस एंड द लाइन, और हमारे पास दो चीजें x इक्वल्स टू 2 एंड आपके पास दिया हुआ है x इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से अपना कर्व ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करना है बेटा, अपने कर्व को हम लोग स्केच करें। पहले इसको हम डायग्राम को ड्रॉ करें। याद रखना, अगर आपने प्रॉपरली इसकी स्केचिंग अच्छे से किया, डायग्राम अच्छे से आपने बनाया, तो डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं बेटा। डायग्राम के भी लगभग 1.5 या 2 मार्क्स जो भी होते हैं वो आपको दिला देगा। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। मिनिमम 1.5 मार्क्स तो होता ही है। ठीक है, वो उसमें मार्किंग स्कीम में आप देखिएगा तो उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमें लाइन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बेटा, लाइन बना लेना चाहिए। लाइन का तरीका भी मैंने समझाया, एक बार x को 0 रखो और एक बार y को 0 रखो, यही आपका तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, आप पहले यहाँ y को 0 रख लो। ठीक है, जैसे ही बेटा यहाँ y को 0 आप रखेंगे, तो y को जैसे ही 0 रखेंगे बेटा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस का 7/5 आएगा। ठीक, और जब आप x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आएगा 7/2
क्लियर है? तो x कहाँ नेगेटिव होगा? x तो आपका नेगेटिव होता है, x आपका यहाँ पे कहीं नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया x नेगेटिव, जिसको हम लिख लेते हैं -7/5, 0, और y आपका पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू है 0,7/2। ये आपने लाइन को ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया बेटा? ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है। अब क्या करिए, अब आपको बनाना है x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 8। x इक्वल्स टू 2 बनाना है और x इक्वल्स टू बेटा 8 बनाना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ कहीं आपका ये 1 रहा होगा और ये मैं मान लेता हूँ ये x इक्वल्स टू हमारा 2 है और यहाँ कहीं हमारा x इक्वल्स टू 8 रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मिल गया आपको, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस बाउंडेड रीजन का एरिया बताना है। कौन सा वाला? जहाँ पे हम बेटा ग्रीन कलर का मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको शेडेड कर दे रहे हैं ग्रीन कलर से। तो इसका हम लोगों को एरिया बताना होगा कि इसका एरिया क्या आएगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बेटा? हमको करना है 2 से 8 तक का इंटीग्रेशन। 2 से 8 तक हमको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप कट कर रहे हैं। क्या कट कर रहे हैं बेटा? एक वर्टिकल स्ट्रिप कट कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी आप स्ट्रिप कट कर रहे हो उसका बेटा लोअर फेस, इसका मतलब जो इसका लोअर पार्ट है वो जहाँ पर फिक्स है और इसका जो अपर वाला पार्ट जहाँ पे आपने फिक्स किया है, क्या पूरे इंटरवल में 2 से 8 में क्या इसका सरफेस चेंज हो रहा है? आप देखिए इसके हेड की पोजीशन, ये इसकी हेड की पोजीशन कहलाती है। क्या इसका फेस अगर आप यहाँ से यहाँ तक मूव कराएंगे तो कभी चेंज होगा? क्या इसका सरफेस अपर बाउंड्री कभी चेंज होगी? नहीं हो रही है। क्या इसकी लोअर कभी चेंज होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो यही आप चाहिए कि अगर चेंज होगा तो बेटा वहाँ पे हम लोगों को फिर से कुछ अपने इंटीग्रल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे? y dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? y dx लिखेंगे। तो a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से 8 y। अब बेटा क्योंकि इंटीग्रेशन आप क्या कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो भी x के रिस्पेक्ट में ही होनी चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना दिया है, तो 2y इक्वल्स टू दिया है 5x प्लस का 7। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 1/2 और ये 5x प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ आपको मिलेगा 1/2 ब्रैकेट में बेटा 5x प्लस का 7 और dx मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 1/2 क्या है? 1/2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब क्या है, 2 से लेकर 8 और ये आपके पास दिख रहा होगा 5x प्लस का 7। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करिए, लिमिट रखिए। तो a इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर रहेगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा? 5x का बेटा इंटीग्रेशन होता है 5x² 2 और प्लस का 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x और ये आपके पास हो गया 2 से 8 इसकी लिमिट आ गई। अब बेटा इसका लिमिट रख दीजिए। तो जैसे ही इसका लिमिट आप रखेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से 5/2 को पहले बाहर करिए, अपर लिमिट 8 का स्क्वायर माइनस में बेटा लोअर लिमिट आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में बेटा 7 को बाहर रखिए 8 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू यहाँ से क्या दिखेगा 1/2, ये बेटा 5/2 ही रहेगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 64 में से कितना चला जाएगा, 64 में से आपका 4 चला जाएगा बेटा और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बेटा 7 × 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये a इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में बेटा 5/2 इंटू में कितना, इंटू में 60 प्लस का ये आ जाएगा 56, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इससे जाएगा तो 30 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 150। तो 1/2 और ये आपके पास 150 प्लस में 56 तो कितना हो गया 206 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से एरिया आपके पास आया 206 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 103। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर आया, एरिया आया, वो कितना आया बेटा 103 यूनिट। कितना गया
एरिया बेटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, याद रखना एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये हमारा अप्रोच था बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया, ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने अपना रीजन आइडेंटिफाई किया, कौन सा हमारा रीजन है, कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को ग्राफ फाइंड करना है। उसके बाद बेटा हमने लिमिट लगाया 2 से 8 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में रखनी है, यानी एक्स के टर्म में रखना है। तो 5x + 7/2 हो गया, इसको इंटीग्रेट किया, वैल्यू रखा और अपना आंसर आ चुका है। ठीक, तो ये अपना अप्रोच रहने वाला है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई। यहाँ देखिए आपको अभी बताया मैंने, इस टाइप का अगर कोई फिगर है, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है तो ये किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है, y² = 9x। तो ये क्या है, ये आपके पास एक राइट फेस ओपनिंग पैराबोला ही तो है, और दिया है x = 2, x = 4 और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए जरा इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक पैराबोला है, ये हो गया पैराबोला, और यहाँ पे x = 2 दे रखा है, ये हमारा x = 2 और ये हमारा कहीं पर x = कितना है, 4 दिया है। और हमको एरिया जो फाइंड करना है सिर्फ बेटा x एक्सिस से बाउंड हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ही हमको एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा रीजन लाई कर रहा है उसका ही एरिया हम लोग को फाइंड करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले एक स्ट्रिप कट करेंगे, जो कि कौन सी होगी, एक हम वर्टिकल स्ट्रिप कट कर रहे हैं। क्या कौन सी स्ट्रिप कट किया बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप। इसको हम लिखेंगे dx लिख देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, इंटीग्रेशन बेटा 2 से लेकर के 4 तक, x जहाँ से जहाँ तक वैरी कर रहा है। तो x हमारा बेटा 2 से लेकर कहाँ तक वैरी कर रहा है, 4 तक वैरी कर रहा है। ठीक है ना, ये जो आपकी स्ट्रिप है वो 2 से कहाँ तक जा सकती है, 4 तक जा सकती है। ठीक है, इतने पार्ट को वो कवर करेगी, इतना रीजन वो कवर कर सकती है, तो इसलिए हमारा लिमिट 2 से लेकर 4 तक होगा। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे y/dx, पहला काम होगा आपका। ठीक, पहले आप फिगर को बनाएंगे बेटा प्रॉपरली, उसके बाद ये चीज लिखेंगे a = जो भी लिमिट दिया होगा। तो लिमिट हमारे पास 2 से लेकर 4 y/dx। अब यहाँ y की वैल्यू रख दीजिए, इन टर्म ऑफ x रखेंगे, तो a = हमारे पास आया 2 से लेकर के 4, और y देखिए यहाँ से y निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √9x और ये आपके पास dx। ठीक, अब एक काम करिए, √9 मतलब बाहर आ जाएगा तो 3 बाहर कर देगा बेटा, तो a आपके पास 3, ये हो गया 2 से लेकर के 4 और x की पावर ½ dx, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो a = 3 और इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 3/2 अपॉन में बेटा 3/2 और बाहर आपके पास 2 से लेकर के 4 तक। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो a = यहाँ पे आ जाएगा, इस 3 से ये 3 आपका कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 × और ये कितना है, x की पावर आया 3/2 और लिमिट 2 से लेकर के 4 तक। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले बेटा अपर लिमिट रखेंगे। कौन सा लिमिट रखेंगे पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, तो 4 की पावर, क्योंकि अपर लिमिट तो 4 है हमारा, तो 4 की पावर कितना, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, क्या कर देंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए 2 × यहाँ पहले 4 का क्यूब करिएगा, उसके बाद बेटा रूट लगाइएगा। 4 का क्यूब करने के बाद √ यहाँ पे 2 का क्यूब कर दीजिए, फिर इसका √ हम लोग लगा देंगे। ठीक है ना, जो कुछ आएगा इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए a = 2 × इसका हो जाएगा 64 का पावर ½ माइनस 8 का पावर ½ बोलो। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 64 का ½ कितना होता है, यानी पावर ½ करना है, तो ये 8 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें कॉमन भी 2 कर सकते हैं, तो अगर 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और ब्रैकेट में आएगा 4 - √2। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। तो इस
रीजन का एरिया कितना आ गया, इस रीजन का एरिया हमारे पास आया है 4 इंटू ब्रैकेट में आया 4 माइनस रूट 2, ये अपना फाइनल आंसर है। देखा आपने, हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ग्राफ को बना लेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उस रीजन को सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमारे पास बाउंड्री फिक्स की है। तो हमारी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक थी, 2 से लेकर 4 तक ही हमको इंटीग्रेट करना था, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किया, 2 से लेकर 4 तक। और ये हमारी स्ट्रिप कौन सी थी, ये स्ट्रिप हमारी बेटा वर्टिकल स्ट्रिप थी, इसलिए हमने वाई डी एक्स, अगर वर्टिकल स्ट्रिप होगा तो इसका मतलब dx आएगा, क्या आएगा बेटा, dx आएगा। और अगर आपके पास स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगी तो वहाँ पे dy का हम लोग यूज करेंगे, यानी जो भी इंटीग्रेशन करेंगे वो हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या सर यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप चेंज कर दें, अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें तो भी क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, आप इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू एक बार 8 रख के y वैल्यू निकालना पड़ेगा, अच्छा 4 रख के y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एक बार x की वैल्यू 2 रख के y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। जब काम आसानी से हो जाए बेटा तो फिर मुश्किल में क्यों पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू साइन एक्स बिटवीन 0 टू पाई। हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, हमें किसका ग्राफ बनाना है इस बार हम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, वो भी x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के एंड कहाँ तक बेटा, एंड x इक्वल्स टू पाई तक, यहाँ का हमें एरिया कैलकुलेट करना। तो सबसे पहला काम है फिगर को ड्रॉ करना। तो साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ हो गया 0 से पाई में, बोलो ठीक, यहाँ तक क्लियर बेटा। ये आपका 0 है और ये आपका क्या हो गया, पाई हो गया। तो आपको यही वाला पार्ट का इंटीग्रेशन चाहिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप कट कर लिया। ठीक है, ये आपका हो गया dx। कैसे लिखेंगे आप, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन x और ये बेटा dx। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। एरिया है तो आप चाहो तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो मॉड लगा के, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, तो एरिया इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, वो भी किसका, नेगेटिव साइन के साथ, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से पाई। माइनस को बेटा बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक बार अपर लिमिट रखिए तो cos पाई, और एक बार आप बेटा इसका लोअर लिमिट रखिए। तो आप सबको पता है cos पाई की वैल्यू बेटा -1 होती है, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होने के कारण वो भी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, एरिया इक्वल्स टू 2 यूनिट। कितना आएगा बेटा, 2 यूनिट। तो इस पूरे रीजन का जो एरिया आया, जो हमने एरिया अभी फाइंड किया, इस पूरे रीजन का एरिया कितना आया, 2 यूनिट आया हुआ है। ठीक है, तो पहले ग्राफ बनाना है, देन आपको उसे देखना है कि कहाँ से कहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलें बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द लाइन दिस। अब ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा। आपके सिलेबस में कर्व टू कर्व, अगर 2 कर्व दिया है उससे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करने को नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में सिंपली कोई प्लेन फिगर दिया होगा उसका, नहीं तो आपको क्या कहेगा, नहीं तो आपके पास कुछ एक कर्व रहेगा और एक लाइन, उससे बाउंडेड एरिया, जो भी बाउंडेड रीजन रहेगा उसका एरिया आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कर्व दिया है, कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक, और दूसरा क्या दिया है, और एक आपके पास लाइन दे रखा है, इससे बाउंडेड रीजन का आपको एरिया बताना है, वो भी कौन से वाले पार्ट का, वो भी स्मॉलेस्ट रीजन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लिए बेटा, यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, आपको दिख रहा होगा ये सर्कल हो गया, और एक हम क्या बना रहे हैं, लाइन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो लाइन, अच्छा इस सर्कल का आपको पता है कि इसका जो रेडियस होगा वो 2 हो जाएगा,
क्योंकि सेंटर इसका क्या है 0,0 है, तो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई। और ये हमारे पास एक लाइन है, वो कौन सी वाली है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अगर x 0 रखेंगे तो बेटा y वाला कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये हो जाएगा 0,2, और अगर हम x y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लाइन की इक्वेशन हो गई, और ये हमारा सर्कल। हमें इस रीजन का एरिया नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना है बेटा इस रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे x को आप वेरी कराइए या फिर आप y को कराइए, किसी एक के टर्म में लिखिएगा, लेकिन यहाँ हम लिख लेते हैं 0 से 2, और यहाँ लिख रहे हैं हम y dx, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब ध्यान देने वाली जो बात है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए जब आप स्ट्रिप कोई भी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कौन सी स्ट्रिप लिया बेटा, एक हमने वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे कट कर दिया, समझ में आ रहा है, कौन सा स्ट्रिप लिया बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसका जो अपर फेस है, जो इसका अपर सरफेस है, इस स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है वो कहाँ पर टिका हुआ है, वो सर्कल के फेस पर टिका हुआ है। ध्यान से देखो, जो स्ट्रिप का अपर यानी हेड जो है वो सर्कल के सरफेस पे है, और जो उसका फुट है, स्ट्रिप का जो पैर है, वो इस लाइन पर टिका हुआ है। तो जब भी इस तरह की बात आए तो आप तुरंत क्या करिए, तुरंत आपका जो इंटीग्रेशन लिखने का तरीका है बेटा वो चेंज हो जाता है। वहां पे हम लिखेंगे y1 माइनस y2 और साथ में dx लिखेंगे। अब सर ये y1 और y2 क्या है, समझिएगा। y1 का मतलब बेटा अपर सरफेस, अपर सरफेस किसका था, सर्कल का था, तो सर्कल की y यहाँ पे लिखना है। तो 0 से 2 सर्कल के लिए अगर y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लगाएंगे बेटा माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। अब किसके लिए लिखेंगे बेटा, अब लिखेंगे हम लोग जो आपके पास स्ट्रिप का फुट था वो कहाँ लाई कर रहा था, वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था, और यहाँ से y जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस का x, वो भी किसके साथ, अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख देना, ठीक है ना, ये आपके पास माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का x। ये पूरा आपका क्या बना, इसे ही आपको इंटीग्रेट करना है, तब जाके आपका एरिया आएगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई, जो अभी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रिप बनती है कि जो स्ट्रिप का हेड है वो किसी और सरफेस पे है, और जो उसका फुट है, जो उसका लोअर पार्ट है, वो किसी और सरफेस पे लाई कर रहा है, तो याद रखिएगा अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस हमारा होता है तरीका, अपर सरफेस माइनस लोअर। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप खुद सोचिए, अगर आपने सिर्फ क्या किया, अपर वाले को लिया और लोअर वाले को माइनस नहीं किया, इसका मतलब या आपने यहां तक इंटीग्रेट कर दिया, जरा ध्यान से समझिए, आपने क्या कर दिया, यहां तक इंटीग्रेट कर दिया, जो कि आंसर आप जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया था, जो कि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया था। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आप पहले फिगर को ड्रॉ करें, एक स्ट्रिप बनाएं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी आपको सही लगता है। उसके बाद आप देखिए कि जो भी स्ट्रिप है, क्या उसका हेड, जो स्ट्रिप का अपर फेस है, अपर सरफेस है, क्या वो किसी और सरफेस पर है, और लोअर वाला एक्स एक्सिस पर है, या किसी और लाइन पर या कर्व पर लाई कर रहा है। तो जिस पर भी करेगा उसको आपको माइनस करना होगा, जिस पर भी करेगा उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ। अपर वाले में सर्कल वाला पार्ट आएगा, लोअर वाले में लाइन वाले पार्ट को हमने माइनस किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन याद है आपको, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद फॉर्मूला बेटा, इंटीग्रेशन किसका बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। इसका होता है कितना, x बाई 2 रूट में बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और बेटा प्लस में c।
अगर इनडेफिनिट वाला पार्ट है तो। ठीक है, क्लियर है? आप सबको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला अब इसी का हम लोग यूज करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो भी इसको हटा दे बेटा। ठीक है, इसको हटा दे। तो चलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेकर कहाँ तक बेटा 2। रूट में कितना लिखा है 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको हम a1 कह दे रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं बेटा a1 कह दे रहे हैं। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है x/2। ठीक है ना, तो x/2 एज इट इज, और रूट में कितना आएगा 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में बेटा a²/2 प्लस में a²/2। तो इसका मतलब 4/2 और साइन इनवर्स आ जाएगा हमारे पास x/2 और बेटा लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो 2/2 और यहाँ बेटा आ जाएगा 4 माइनस का 4 प्लस, अब लोअर ये इसके साथ रखेंगे तो ये हमारे पास 2 और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 2/2। अब बेटा लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0/2 का मतलब 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, ये वाला पार्ट भी हमारा 0 हुआ। तो ये आपके पास आया 2 इंटू ये साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 बेटा पाई/2 होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास पाई आ गया। a1 का आंसर कितना आ गया, पाई आ गया है। ठीक है, अब हम a2 कैलकुलेट कर लेते हैं। a2 चलिए देखते हैं। a2 किसको मान रखा हमने माना है 0 से 2। ये हमारे पास जो है 2 माइनस एक्स और ये dx है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस में x²/2 और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है बेटा 0 से 2 में। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 2 इंटू 2 माइनस का 0 आ जाएगा माइनस 1/2 को बाहर रखें बेटा और 2 का स्क्वायर माइनस में 0 हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 1/2 और ये वापस से कितना दे देगा 4 दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही तो आएगा बेटा और ये 4/2 हो जाएगा और 0 का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे पास 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये हमारे पास 4 माइनस का 2 दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो a2 की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। अब क्या करना है a1 माइनस a2 कर दीजिए। तो a बराबर यहाँ लिख देते हैं, a बराबर क्या हो गया a1 माइनस में a2। तो इसका आंसर आया पाई माइनस में 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया इस प्रॉब्लम का वो कितना आया बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया है पाई माइनस में 2। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने फिगर को ड्रॉ किया है, इसको फिर हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। स्ट्रिप लेते समय ध्यान रखेंगे, अगर बेटा स्ट्रिप लेते समय आपका अपर सरफेस कुछ और है और लोअर सरफेस x इक्वल्स टू एक्स एक्सिस नहीं है यानी y इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो आपको लोअर सरफेस को भी कंसीडर करना होता है। अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस इंटू dx, याद रखना अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस इंटू में dx करना होगा। तो ये अपर माइनस में लोअर इंटू मैंने dx यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है बेटा, इसके बाद y1 का मतलब अपर सरफेस जिस पर भी लाई करेगा, यहाँ सर्कल पे था तो सर्कल लिख लिया बेटा। किसके टर्म में लिखा गया है y इक्वल्स टू समथिंग, वो y की वैल्यू यहाँ रख दिया, फिर लाइन लिख दिया y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे फिर से y की वैल्यू हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। हाँ, यहाँ पर देखिए ये एक अभी तो हाल फिलहाल में नहीं आ रहा है इस टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम आता था। ये ट्रायंगल से रिलेटेड था। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और इनके वर्टिसेस दिए रहते थे या फिर लाइन की इक्वेशन दे देता था, यानी कि साइड की इक्वेशन देता था। ट्रायंगल की ये साइड है और ये इनकी इक्वेशंस है। तो देख लो कैसे इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वर्टिसेस दिया हुआ है। ए कितना दे बता रखा है, ए की वैल्यू इसने बताया है, यानी ए के कोऑर्डिनेट बताया है 2,5 और बी इसने बताया है बेटा 4,7 है और सी आपके पास कह रहा है 6,2 है। ठीक है, तो चलिए इसका एक हम लोग रफ स्केच बना लेते हैं।
ए कितना 2,5, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2,5 यहाँ कहीं रहा, ये ए वाला पॉइंट हो गया। बी आपसे कह रहा 4,7, तो ये आपके पास कहीं पर 4,7 ऐसा हम मान लेते हैं, ये हमारा बी है 4,7, थोड़ी हाइट ज़्यादा है। और ये 6,2 है, कितना है 6,2 यहाँ कहीं आएगा, ऐसा मान ले रहे हैं, ये 6,2 है, ये 6, क्या है 2, और ये सी हो गया। अब इन सबको हम ज्वाइन कर ले रहे हैं, ऐसे इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक, ये आपका एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। अब इस ट्रायंगल का हमको एरिया बताना है। क्या बताना है बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, इसका एरिया लिखने का जो तरीका होगा, तो यहाँ पे पहले हम 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा, 2 से 4 तक। इसको हम 2 हिस्सों में बांट दे रहे हैं। किस हिस्सों में बांट दे रहे हैं बेटा, 2 हिस्सों में। x = 4 हो गया, ये x = हमारा 2 होगा, और यहाँ पे हमारा x = बेटा 6 होगा, याद रखना। तो पहले हमने क्या किया, 2 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट किया है। और यहाँ जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ एक स्ट्रिप कट करूँ, क्या कट करूँ बेटा, एक यहाँ पे स्ट्रिप लेना चाहूँ, तो ये स्ट्रिप का ये आपका अपर फेस हो गया, और लोअर फेस कहाँ आके टिकेगा, y = 0 पर। तो यानी हमें सिर्फ ए बी की इक्वेशन निकालनी होगी, तो यहाँ ए बी इंटू डी एक्स कर देंगे। साथ में ये तो हमारा कौन सा वाला रीजन आ गया, A1 आ गया। अब फिर बेटा इसकी बात करें A2 की, तो ये हमारा A2 कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, 4 से लेकर 6 तक बेटा। और ये साइड कौन सी पड़ेगी, इसका अपर सरफेस। अगर यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिप लूँ, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिप लेना चाहूँ ये वाली, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो इस स्ट्रिप का अपर फेस है वो साइड BC पर आएगा। तो यानी हमें इक्वेशन निकालना होगा बेटा BC का। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, क्या जो ये आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, क्या ये ट्रायंगल का पार्ट था जिसको हमने इंटीग्रेट कर लिया हुआ है? क्या इसको हमें इंटीग्रेशन में यूज करना था? क्या ये ट्रायंगल का पार्ट था? नहीं, ये तो ट्रायंगल का पार्ट नहीं था। तो इसका मतलब हमको माइनस कर देना चाहिए 2 से लेकर 6, और कौन सा वाला साइड, AC वाले साइड से जो हमारा सरफेस दिखेगा। ठीक है ना, तो इस वाले चीज को लिखना आना चाहिए। एक बार प्रॉपरली आप समझिए, हमें तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना था, इंटीग्रेशन तो भाई हमको सिर्फ इस वाले पार्ट का करना था ना। लेकिन हमने कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, पूरा हम लोगों ने यहाँ से रेड वाले को भी इंक्लूड करके इंटीग्रेशन में लिख दिया था। तो अब हमने क्या किया, ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया, फिर हमने लोअर वाले पार्ट को, यानी कि जो किस वाले साइड से बना था, AC वाले साइड से घिरा हुआ था, ठीक है, AC साइड के नीचे, यानी उसके लोअर वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। अब ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले साइड AB की इक्वेशन चाहिए। किसकी इक्वेशन, तो यहाँ लिखिएगा इक्वेशन ऑफ साइड AB। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, y - y1 = m टाइम x - x1। और m निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है m = बेटा y2 - y1 अपॉन में कितना, x2 - x1। इन फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम लोग साइड की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होगा प्रॉब्लम। आइए चलिए पहले हम लोग साइड की इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 का काम कौन करेगा, यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे 2 होगी, y1 की वैल्यू बेटा 5 होगी, साथ में x2 की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, और y2 की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। चलिए पहले m निकालते हैं। तो m कितना आएगा, 7 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई बेटा 4 माइनस में 2, तो यहाँ से आएगा 2/2, तो यानी 1 आ जाएगा। तो यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। ठीक है, चलिए इक्वेशन बनाएं। तो y - 2 = 1 इंटू x माइनस में 5, सॉरी यहाँ पे y माइनस का 5 हो जाएगा, y - 5 = 1 इंटू x - 2। इसको सॉल्व करें तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा x प्लस का 3। ठीक है, तो साइड किसकी बेटा, इक्वेशन ऑफ साइड AB की जो हमारे पास इक्वेशंस आई है वो कितनी आई है, y = x + 3 आ चुकी है। ठीक, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से
यहाँ पे साइड किसकी बेटा, साइड BC निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ साइड BC। ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास AB की है। अब हम लोग निकालेंगे बेटा BC की इक्वेशन। चलिए BC की निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें पहले क्या निकालना होगा, M निकालना होगा। तो M के लिए हमारे पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में बेटा x2 माइनस में x1। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 5 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पे साइड BC के लिए जो M आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y माइनस में यहाँ आएगा 7 इक्वल्स टू माइनस का 5/2 और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ से मिलेगा कितना, 2y माइनस का 14 इक्वल्स टू माइनस का 5x प्लस का 20। तो 2y इक्वल्स टू माइनस का 5x प्लस का 34 और ये y इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 या ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस का 34 डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी साइड आई बेटा, ये इक्वेशन हमारी आ गई साइड BC की। ठीक है, अभी एक काम और करना है, अभी हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ किसका, साइड AC का। AC वाली लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले M निकालना होगा। तो M इक्वल्स टू फॉर AC, किसके लिए बेटा, AC के लिए। ठीक है, तो M कैसे निकालेंगे, वही अपना पुराना रूल, y2 माइनस y1। y1 कितना है बेटा 5 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3/4। ठीक, ये आ गया आपके पास -3/4। तो y माइनस में आया हमारा 5 इक्वल्स टू -3/4 x माइनस में 2। अब मल्टीप्लाई करिए तो 4y माइनस में 20 इक्वल्स टू माइनस में 3x प्लस का 6। इसको उस साइड लेके आइए तो यहाँ से आएगा 4y इक्वल्स टू माइनस में 3x प्लस का 26 और y हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस का 26 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इक्वेशन किसका हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया बेटा किसका, AC का। ठीक है, लाइन AC की इक्वेशन आ गई। और ये हमारे पास लाइन किसकी है बेटा, ये हमारी BC की है और ये हमारे पास आई है AC की। ठीक है, 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास सेकेंड और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक, हमारे पास तीनों इक्वेशन आ चुकी है, साइड AB की, साइड BC की और साइड AC की। तीनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। चलिए अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ साइड AB क्या था इक्वेशन हमारे पास, y इक्वल्स टू x प्लस 3। ये हमारी पास साइड AB की इक्वेशन थी बेटा। इसी तरीके से सिमिलरली इक्वेशन ऑफ साइड BC की क्या थी बेटा, y इक्वल्स टू माइनस का 5x प्लस का 34 डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 था। और हमारे पास एक और लास्ट इक्वेशन ऑफ साइड AC, ये क्या था, y इक्वल्स टू माइनस में 3x प्लस का हमारे पास 26 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब इन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज करके हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि एरिया फाइंड करना है किसका, ट्रायंगल का। उसके लिए हम लोगों ने बना लिया था। तो एरिया इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन 2 से पहले 4 और साइड कौन सा वाला था, किसकी साइड की इक्वेशन थी, AB वाले की। तो AB यहाँ पे रख दीजिए बेटा, ये हमारे पास x प्लस 3 और ये हमारा dx हो जाएगा। ठीक, फिर इंटीग्रेशन हमें कहाँ से करना था, 4 से लेकर बेटा 6 तक। और साइड BC हमारे पास कितना है, 5x प्लस में 34 और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ 2 और ये हमारा हो गया dx माइनस इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 6 तक। और साइड AC हमारे पास है बेटा -3x प्लस में 26 और डिवाइडेड बाई 4 और ये हो गया हमारा dx। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। देन हम लोग इसकी लिमिट रखेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में बेटा 3x आ जाएगा, और ये इसका लिमिट है हमारे पास 2 से लेकर के 4 तक। प्लस इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारे पास इसको हम 34x माइनस में आ जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 1/2 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 4 से लेकर के 6 तक। माइनस सिमिलरली यहाँ पे 1/4 को हम लोग बाहर कर लेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26x माइनस का 3x स्क्वायर बाई में 2, और इसका लिमिट हम लगाएंगे 2 से लेकर के 6 तक। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लें। तो जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो कुछ मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। तो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए पहले यहाँ लिमिट रखे अपर लिमिट, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में यहाँ 3 इंटू 4 माइनस 2 आ जाएगा, साथ में ये 1/2, और इसके लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 34, और इधर हो जाएगा 6 माइनस का 4, माइनस में 5/2 को बाहर रखेंगे बेटा, और एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 को बाहर रखें, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 26, और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस का 2, इसी तरीके से 3/2 को बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस का 4। अब इन सबको हम लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 करेंगे तो 8, और माइनस में 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस के साथ यहाँ कितना आएगा, यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा को, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 ही बचेगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो 3 इंटू 6 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस में ये हमारा हाफ एज इट इज। यहाँ इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा 34 इंटू 2, तो 34 इंटू 2 करेंगे तो 68 आ जाएगा, और माइनस के साथ यहाँ देखिए 36 में से 16 चला जाएगा तो 20 बचेगा, 36 में से कितना जा रहा है, यहाँ 16 जा रहा है तो 20 बचेगा, और ये हो जाएगा 5/2 इंटू 20, ठीक है, और माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 26 इंटू में 4 आएगा, और माइनस के साथ 3/2 इंटू में कितना आएगा, ये हमारे पास 32 आ जाएगा। अब इन सब को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12, और ये हमारे पास आएगा 1/2 इंटू में आ जाएगा हमारा 68 में से ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये 50, तो इसका मतलब यहाँ से आया हमारा 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, माइनस में 1/4 के साथ कितना लिखा जाए, ये हमारे पास हो जाएगा 6 4 जा 24, और 2 4 जा 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 104, माइनस में इसको यहाँ से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 16, 16 3 जा कितना होता 48 होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 9 हमारा, तो ये 12 प्लस का 9, और माइनस में कितना आ जाएगा, ये 1/4 इंटू में हमारे पास आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, ये देखिए 14 में से 8 गया तो हमारे पास 6 बचा, और ये हो गया हमारा 9, और 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 5, तो ये हुआ 56, 4 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 14 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना आया, यहाँ हमारे पास आया 7, ये हमारा हो जाएगा 21, और माइनस में 14, तो एरिया हमारे पास इस रीजन का यानी जो ट्रायंगल का एरिया आया वो आ गया हमारा 7 यूनिट्स, कितना आया बेटा 7 यूनिट्स हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन जो हमारा वो रिजल्ट आया है वो कितना आया है 7 यूनिट्स हमारा रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, पहले इंटीग्रेट किया है, उसके बाद हम लोगों ने लिमिट रखा है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन
हुज साइड्स हैव द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस का 1, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आपके पास तीनों साइड की इक्वेशंस दिया हुआ है और कह रहा है इससे बना हुआ जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन है, सॉरी ट्रायंगुलर रीजन है, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो दिया है, जो लाइन की इक्वेशन दिया है उससे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, और इस वाले केस में अगर x को 0 रखेंगे तब भी y की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब, लेकिन अगर हम y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1/2 और यहाँ पे -1/3, तो -1/3 यहाँ कहीं होगी। तो इस तरह से एक इक्वेशन ये हमारी हो जाएगी और एक इक्वेशन हमारी इस तरह से ये वाली होगी। ठीक है, और यहाँ एक x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन भी हम लोगों को जनरेट करनी है। तो ये हमारी हो गई x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन, और ये हमारी लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू 2x प्लस का 1, और ये जो हमारे पास आई है ये हमारी y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 की इक्वेशन है। अब क्या करना है, अब इनके इंटरसेक्शंस निकालने हैं। देखिए ये हमारे पास है कौन सा वाला, ये हमारा 0,1 है। ये वाला पॉइंट बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम क्या करें x की जगह 4 रख दें तो यहाँ पे आएगा 4, x की जगह हमने 4 रखा है तो 4, 4 3 जा 12 प्लस ये हो जाएगा 13, और यहाँ अगर हम 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, 8 तो यानी कि 9 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट लिख लो A, और ये हमारा पॉइंट B, और ये हमारा पॉइंट बेटा C। आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दिया, एक हमारे पास ट्रायंगल दिखाई दिया है जो कि इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगुलर रीजन है जिसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, जो मैं अभी ब्लू कलर से आपको शेड करके दिखा रहा हूँ। ये बेटा शेडेड पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी हमारा वही लॉजिक होगा। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप कट कर लेते हैं। तो जिस फेस की भी आप स्ट्रिप लीजिएगा उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रिप ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिप कट किया है जो कि हमारे पास कैसी है, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। ठीक है, तो इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर सरफेस है वो y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 पे लाई कर रहा है, और जो इसका लोअर सरफेस है वो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 पे लाई कर रहा है। तो देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू अब देखिए x की तो लिमिट समझ में आ रही है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर 4 तक। तो ये हो गया 0 से 4, और क्या लिखेंगे y1 माइनस y2, और ये हमारा dx। y1 का मतलब जो अपर सरफेस है, जो हमने स्ट्रिप ली है उसकी अपर सरफेस जहाँ पे लाई कर रही है, इसका मतलब इसे हम y1 कहेंगे, और ये लोअर सरफेस पे लाई कर रहा है तो इसे हम y2 कहेंगे। अब क्या काम करिए, y1 और y2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो एरिया इक्वल्स टू 0 से 4, y1 का मतलब हो गया 3x प्लस का 1, और y2 का मतलब हो गया 2x प्लस का 1, और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 0 से 4 हुआ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और इस 1 से 1 कट जाएगा तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये चीज़ आ गई dx, यानी x dx हो गया। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आएगा x स्क्वायर बाई में 2, और हम लिमिट लगा देंगे 0 से कहाँ तक बेटा, 4 तक। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो a इक्वल्स टू हमारे पास आएगा, इंटीग्रेशन में यानी कि लिमिट रख दें तो 16/2 माइनस में 0/2 कोई मतलब नहीं है, यानी इसका हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया बेटा, वो हमारा 8 यूनिट्स आ गया है। जो हमारा इस ट्रायंगुलर रीजन का जो हमारे पास एरिया आया है वो कितना आया है, 8 यूनिट्स आया है। तो आपने देखा कि या तो वर्टेक्स आपको सीधा सीधा दिया रहेगा, किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए रहेंगे तो आपसे एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, या फिर तीनों साइड जो ट्रायंगल की तीनों साइड हैं उनका इक्वेशंस दिया रहेगा और वहाँ से भी आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, जैसा कि ये बोर्ड में आया हुआ ही प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आ रहा होगा
किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच हमारा रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको फिगर ही ड्रॉ करना है, वहीं से बाउंडेड रीजन का एरिया समझ में आएगा आपको। ठीक, चलिए बेटा नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y इक्वल्स टू x एंड द सर्कल दिस। ये भी सीबीएसई बोर्ड 2018 और 2014 में पूछा गया प्रॉब्लम था। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, फिगर को ड्रॉ कर लेना चाहिए। क्या दिया है, एक सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32 और एक हमारे पास x इक्वल्स टू वाई की लाइन है। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा, ये सर्कल आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स की एक लाइन है, तो सबको पता है y इक्वल्स टू एक्स की लाइन कैसी होती है। ठीक है, अब केवल फर्स्ट और कहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है एक्स एक्सिस लाइन होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ध्यान देना है। अब ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ है 32 का मतलब एरिया, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इस सर्कल का रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 4√2। कितना होगा बेटा 4√2 और ये कॉमा 0। सेंटर कितना होगा, इसका सेंटर 0,0 होगा। अब मैं जो पार्ट्स यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ उसी का हम लोगों को एरिया बताना है। ये ब्लू कलर से हमने आपको डार्क किया हुआ है, इसी का हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इसका हम लोगों को एरिया निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के प्रॉब्लम कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक स्ट्रिप हम यहाँ पे कट करने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप कट करेंगे। तो एक वर्टिकल स्ट्रिप हम यहाँ जनरेट कर रहे हैं बेटा, जो कि आपको ग्रीन कलर से दिख रही होगी। ये हमारी एक वर्टिकल स्ट्रिप होगी। क्या ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, जब आपने इसको, अच्छा यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ध्यान से देखिए, x इक्वल्स टू वाई पुट करिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई पुट करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32 बन जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32। तो x स्क्वायर की वैल्यू 16, दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट 4,4 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप कट किया और इस स्ट्रिप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा इस पॉइंट पे, यानी x इक्वल्स टू 4 के बाद उस स्ट्रिप को वापस से हम बना रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा दोनों स्ट्रिप में अंतर क्या है। इस स्ट्रिप जो यहाँ पे येलो कलर से दिखाई दे रही है और एक स्ट्रिप आपको दिखाई गई है ग्रीन कलर से, दोनों में खास बात ये है, छोटा सा अंतर जो है कि इस ग्रीन कलर वाली स्ट्रिप का जो अपर सरफेस है वो लाइन पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है बेटा, इस लाइन पे, जबकि इस येलो कलर वाली स्ट्रिप का अपर सरफेस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो यानी क्या हुआ, x इक्वल्स टू 4 के बाद जैसे ही आपने स्ट्रिप को आगे बढ़ाया उसने अपर सरफेस अपना चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, उसने अपना सरफेस चेंज कर दिया है। अगर ऐसा किसी भी क्वेश्चन में होता है तो आप उसे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, उस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे जहाँ पे एक तरीके का सरफेस दिखाई दे रहा है, फिर प्लस साइन के साथ दूसरे वाले पार्ट को आप इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे हम पहले इसका इंटीग्रेशन, इसका नाम A1 रखते हैं और इसका नाम हम A2 रखते हैं। तो देखिए कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो A बराबर मैं लिख दे रहा हूँ A1 प्लस में A2। तो A1 कैसे लिखा जाएगा, A1 लिखा जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, और यहाँ पे क्योंकि ये वाला अपर सरफेस इसका है तो इसलिए इसका नाम y1 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, y1 dx प्लस के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा 4 से लेकर 4√2 तक, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट का ना इंटीग्रेशन करेंगे भाई। किधर वाले पार्ट का, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट, इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने का हमारा तरीका क्या होगा, इसको हम 4 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 4√2 तक, और इतने पार्ट का इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे। ठीक है,
और ये इसका नाम y2 dx रख दे रहे हैं। ठीक, y1 में कौन सा वाला सरफेस यूज हो रहा है? लाइन वाला सरफेस यूज हो रहा है, तो इसलिए वहाँ लाइन से y की वैल्यू निकाली जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन का यूज करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा x dx प्लस 4 से लेकर के 4√2 तक, और यहाँ सर्कल की इक्वेशन से हमें y निकालना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये बात समझ में आई? आई होप कि ये बात अभी तक की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई में 2 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? x बाई 2 रूट में बेटा, रूट में हमारे पास आएगा 32 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 32 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स कितना बेटा? x बाई में आ जाएगा हमारे पास 4√2, और ये आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है? इंटीग्रेशन आपका हुआ है 4 से 4√2 तक। अब आपको इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 16/2 माइनस में 0, ये हो चुका है, प्लस में यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ जैसे इसकी अपर लिमिट रखेंगे तो 4√2 डिवाइडेड बाई 2, और रूट में आ जाएगा 32 माइनस का 32, बोलो ठीक है। और प्लस में कितना आएगा? प्लस में आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाई 4√2। ठीक, फिर माइनस साइन के साथ चलेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है? यहाँ से हमको मिलेगा 4/2 रूट में 32 माइनस में 16, और प्लस यहाँ कितना आएगा? ये हमारा 32/2 साइन इनवर्स 4/4√2। ठीक है, ये सब माइनस साइन के साथ रहेगा। आइए इनको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या मिलने वाला है। ये तो सीधा सीधा हमारा 8 दे देगा, इससे तो हमारा कोई लेना देना विशेष नहीं है। ये वाला पार्ट हमारा 0 हो चुका होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। हमको इसकी चिंता है, ये इस कटेगा तो कितना देगा? ये तो 16 दे देगा, और ये इससे कटेगा 1 होगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? π/2 हो जाएगी। इसकी बात करें, ये माइनस हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये 4/2, और रूट में देखिए 32 में से 16 जाएगा तो 16 ही बचेगा। तो यह हो गया 16, और ये भी माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में हो गया। और यहाँ से मिला आपको 16 इंटू में साइन इनवर्स 4, और ये आपका 4 कटेगा तो 1/√2। इसका मतलब यहाँ से आएगा आपको π/4। कितना मिलेगा? π/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इससे कट कर देगा तो 8π आ जाएगा। 8π माइनस में 4 यानी कि 2 हो गया, इंटू में 4, और ये माइनस में इससे काट दें तो 4π आएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ? ये हमारे पास 4π और माइनस में 8 आ चुका है। अच्छा, 8 यहाँ से भी मिला था, हमको मिला था 16/2 जब किया था, तो ये भी प्लस का 8 कर लेते हैं हम लोग। तो +8 -8 क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो इसका फाइनल आंसर जो आया, ये हमारे पास फाइनल आंसर जो आया है, वो फाइनल आंसर कितना आया? फाइनल आंसर हमारा 4π आएगा। कितना आएगा बेटा? 4π हमारा इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक है बेटा, क्लियर होगा। तो इसमें बहुत खास ऐसा कुछ नहीं, कठिन नहीं था। बस क्या करना है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप सीधा सीधा वैल्यू यानी इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद इसमें लिमिट रखना है। हाँ, लिमिट सॉल्व करते समय थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। ये वाला पार्ट 0 हुआ, यहाँ से आपको मिलेगा कितना? 16 इंटू π/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 8π हो जाएगा। और ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी 8 यहाँ से भी मिलेगा, और ये 16 इंटू π/4 यानी कि 4π हो गया। तो 8π में से 4π गया, 4π माइनस का 8, और यहाँ ऑलरेडी आपके पास कितना था? आपके पास प्लस का 8 था, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4π हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा बेटा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए।
ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम में ध्यान रखना होता है कि स्ट्रिप लेने के बाद स्ट्रिप अगर अपने डेफिनेशन को चेंज कर रहा है यानी सरफेस को चेंज कर रहा है, तो जहाँ से सरफेस को उसने चेंज किया, अपर बाउंड्री या लोअर बाउंड्री किसी को भी चेंज कर रहा है, तो तुरंत वहीं पर आप ब्रेक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 के बाद क्या कर रहा है, अगर इसी स्ट्रिप को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये अपने लाइन वाले सरफेस को छोड़कर कर्व वाले सरफेस पे आ जाएगा, उसका अपर वाला पार्ट, इसलिए हमने डेफिनेशन वहाँ से चेंज किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको आता है तो आप परेशान हो जाते हैं, ये सर इनइक्वालिटी इसमें आ गई, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे जो पहला लिखा है उसको बात को समझो, क्या लिखा है, 0, ये आपके पास 2y जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन कह रहा है x स्क्वायर से छोटा या इक्वल है। इसका मतलब आपके पास एक पैराबोला दिखेगा। यहाँ से क्या दिखेगा बेटा, यहाँ से आपको एक पैराबोला दिखेगा। साथ ही उसने एक और कंडीशन दिया है कि जो y है, y जो है वो x से छोटा या बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है। और फिर x की कहानी दिया हुआ है, x आपका 0 है एंड x आपका 3 के इक्वल है। तो सबसे पहले आप इस पैराबोला को बनाइए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, एक पैराबोला है और ये एक लाइन है। पैराबोला चलिए हम बना लेते हैं। ये पैराबोला कैसा होगा, ये आपका एक अपवर्ड पैराबोला दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y यानी कि एक अपवर्ड पैराबोला। इसके बाद आपको एक लाइन बनानी है। कौन सी वाली लाइन सर बनानी है, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन बनानी है, जहाँ पर कह रहा है कि y छोटा है किससे, x से। ठीक, तो इसका मतलब आपको ये वाला एरिया कवर करवाना है। और साथ में कह रहा है x इक्वल्स टू 0 और 3, तो ये आपका हो गया 0, तो आपका 0,0 हो गया। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। चलिए इस कर्व में रख के सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स को इधर लेके आइए, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी एक x की वैल्यू 0 होगी और एक x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो अगर x की वैल्यू यहाँ 2 है तो y कितना होगा, y भी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास आया 2,2। तो और आपको इंटीग्रेट कहाँ तक करना है, आपको इंटीग्रेशन जो करना है वो करना है एट x इक्वल्स टू 3 तक। तो यहाँ कहीं आपका 3 होगा, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 3। अब इतने पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक, चलिए करते हैं इंटीग्रेशन बेटा। तो जो रीज़न आपको मिला वो रीज़न मैं डार्क कर रहा हूँ, जिसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इस पूरे रीजन को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है बेटा, जहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले रीजन में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन अपना बनाना है। चलिए स्ट्रिप काटते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारी डेफिनेशन चेंज हो रही है या डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है ना बेटा, इतनी बात तो समझते हो हम कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। डेफिनेशन का मतलब है स्ट्रिप की बाउंड्री अगर चेंज हो रही है तो वहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग अपना अप्रोच बदलेंगे। आइए देखते हैं बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कि क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम। ठीक है, इतने पार्ट का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने कितना निकाला है, 2,2 निकाला है। और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आपको यानी x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है। तो पहले हमें कहाँ तक इंटीग्रेट करना, एक हमने स्ट्रिप देखा, ये हमने लिया हुआ है स्ट्रिप। किस कलर का स्ट्रिप कट किया, यहाँ पे हमने येलो कलर का स्ट्रिप एक लिया हुआ है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट के बाद स्ट्रिप अपनी सरफेस को चेंज कर देगा। इस पॉइंट के बाद यानी x इक्वल्स टू 2 के बाद सरफेस चेंज करेगा, स्ट्रिप करेगा। तो अगर सरफेस ये वाली स्ट्रिप अपनी चेंज करेगा, तुरंत हम एक नया सरफेस का एक नया स्ट्रिप कट करेंगे। एक नया सरफेस नया स्ट्रिप कट किया जो कि रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो यानी हमको अपना डेफिनेशन चेंज करके लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 y1 dx प्लस बेटा 2 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, और इसका नाम हो जाएगा y2 dx।
क्या ये बात सबको समझ में आ गई? y1 का काम कौन करेगा? y1 का काम यहाँ पे पैराबोला से मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है ना, ये पैराबोला। तो पैराबोला के लिए अगर आप y1 वहाँ से निकालेंगे तो a इक्वल्स टू 0 से 2, y निकालिए पैराबोला से तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 dx, और साथ में इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 3 तक। अब बेटा लाइन से y निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x dx। बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करें तो a इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1/2, तो बाहर करिए, ये हो जाएगा x क्यूब बाई में 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 यानी कि लिमिट लगा दिया, और ये आपके पास आएगा x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे लिमिट लगाया 2 से 3 तक। बोलो यहाँ तक क्लियर है सारी कहानी? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास 1/6 बाहर आया, 3 का यहाँ आएगा आपके पास 2 का क्यूब, कितना आएगा 2 का क्यूब माइनस में 0 का क्यूब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तरीका होता है। तो ये हो गया 1/6 इंटू में 8 और प्लस के साथ 1/2 और ये हो जाएगा 9 माइनस का 4, तो 8/6 प्लस में आएगा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस में 5/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस में 15 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आया 23/6 यूनिट्स। ये जो हमारा एरिया आया है वो कितना आया है? वो हमारा आया है 23/6 यूनिट्स। ये हमारे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये जो इनइक्वालिटी टाइप का दिया था इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि एक्स स्क्वायर बड़ा है। एक्स स्क्वायर बड़ा होने का मतलब क्या? ऊपर की तरफ हमें जो भी रीजन सेलेक्ट करना था ऊपर की तरफ लेना था। साथ ही साथ ये कहा था एक्स बड़ा है वाई से, तो एक्स बड़ा है वाई से इसका मतलब हॉरिजॉन्टल की तरफ हमको शिफ्ट होना था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का ये सल्यूशन है बेटा, नोट करना है आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ज़रा ध्यान से, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके पास एक पैराबोला दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है? 4/3y। ठीक, यानी एक अपवर्ड पैराबोला है, अच्छी बात है। साथ में आपके पास एक इक्वेशन दिया है, क्या? एक स्ट्रेट लाइन दिया है 2x इक्वल्स टू 3x प्लस का 12। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास हो गया पैराबोला, और जो कि लाइन है आपके पास वो कहाँ से पास कर रही है? उसके लिए पहले हम x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। x अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और अगर हम बेटा यहाँ पे x को y 0 रखते हैं, y 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? y 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस का 4। ठीक है, इस तरह से आपके पास कुछ लाइन जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट -4, माइनस का 4,0 हो गया है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो ये और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, इंटरसेक्ट कर गया तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, हम लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब एरिया की बात अगर करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ से बाउंडेड एरिया है पैराबोला और लाइन से, वो कितना है? वो कितना पोर्शन है जो बाउंडेड है? ये सिर्फ इतना ही पोर्शन है जो कि बाउंडेड रीजन है, जिसे हम लोगों को निकालना है, जिसे हम लोगों को क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा बेटा। क्या चाहिए? इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। किसका किसका? लाइन और पैराबोला, जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक बार पैराबोला ने यहाँ लाइन को कट किया यानी बी पॉइंट,
और एक बार यहाँ पे कट हुआ है यानी ए पॉइंट। क्लियर हुआ? तो पहले सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे रखो, y उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3, y की वैल्यू यहाँ रख दो बेटा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 12 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। ये इससे क्या कर दो, कट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 2। अच्छा, अंदर से 3 भी कॉमन कर लो, तो 3 कॉमन करोगे तो एक्स प्लस का 4 दिखेगा। इस 3 से ये 3 कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस का 8 इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, इस क्वाड्रेटिक को आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। आसान है बेटा, चलिए बना लेते हैं फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x आएगा, माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 4 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन करिएगा तो एक्स माइनस 8 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक एक्स की वैल्यू बेटा -2 आएगी और एक एक्स की वैल्यू 4 आएगी। क्लियर हुआ? तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, ठीक। और एक बार यहाँ से, तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए, x इक्वल्स टू -2 से लेकर x इक्वल्स टू 4 तक हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पूरा जो हमारे पास बाउंडेड रीजन आया है उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, -2 से 4 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए आइए इंटीग्रेट करते हैं। सब हटा दें बेटा ये वाला पोर्शन, ठीक। तो इस तरह से हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो लिखिए एरिया इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक बेटा, -2 से कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। और अभी अभी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि हम स्ट्रिप लेते हैं। क्या लेंगे बेटा, स्ट्रिप लेंगे। और स्ट्रिप की खास बात यह है कि जो भी आपने स्ट्रिप को पकड़ा है, आप ध्यान दीजिए कहीं पर पूरे रीजन में अगर आप स्ट्रिप को स्लाइड करें यानी आगे पीछे खिसकाएं तो डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी उसकी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो हम स्ट्रिप को तोड़ देंगे, यानी कि 2 अलग अलग रीजन में उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को पकड़े, अगर इसको इधर स्लाइड लेके आएंगे तो इसका अपर सरफेस इस लाइन पर रहेगा और लोअर सरफेस हमेशा इस पैराबोला पर ही रहेगा, यानी कोई भी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 अपर सरफेस माइनस लोअर सरफेस इंटू dx, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं बेटा, अपर सरफेस यानी कि उस y के टर्म में क्या देगा, अपर मतलब एक लाइन है और लाइन y के टर्म में क्या दिया था, 3x प्लस का 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया लाइन। माइनस में पैराबोला कितना था, ये हमारे पास 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट करना है और जो कुछ भी इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा आप लिमिट रखिए, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बाकी का काम, इसका जो बचा हुआ काम है वो आपको करना है, वो आपका क्या है, HW हो जाएगा। क्लियर हुआ? 3x प्लस 12/2 इसको आप इंटीग्रेट करिए, 3x स्क्वायर बाई 4 इसको भी इंटीग्रेट करिए, उसके बाद लिमिट रखिएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉजिटिव x एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एट दिस। ओके, कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है। अच्छा, कौन सा वाला सर्कल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसका मतलब इसका रेडियस 2 है। कितना है, रेडियस 2 है। अब इस सर्कल पर उसने क्या ड्रॉ किया बेटा, टेंजेंट ड्रॉ किया है। इस सर्कल पर क्या ड्रॉ किया है उसने, टेंजेंट ड्रॉ किया है। कह रहा जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया है और एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया है। तो चलिए सबसे पहले हमने सर्कल बना लिया भैया, ये हो गया हमारा सर्कल। सर्कल पे ड्रॉ किया है उसने टेंजेंट, तो इस तरह का हो गया उसका बेटा टेंजेंट। ये बात समझ में आ गई, टेंजेंट हो गया। अब कह रहा है यहाँ से एक नॉर्मल भी आपको बनाना है। क्या बनाना है बेटा, नॉर्मल आपको एक बनाना है। नॉर्मल और टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका हमको एरिया निकालना है। अच्छी बात है। टेंजेंट कहाँ पर है,
वो है हमारा 1,√3। ठीक, तो सबसे पहला काम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं सर्कल का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल, ऑन द बेटा कहाँ पर, सर्कल, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू बेटा a स्क्वायर, a मतलब रेडियस। ठीक, अब x1 और y1 की जगह 1,√3 रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का कितना बेटा √3 इंटू वाई इक्वल्स टू हमारे पास 4। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कैसे निकालेंगे, आप सबको पता है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के बीच का जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। यहाँ से पहले इसका स्लोप निकालेंगे तो यहाँ लिखिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बेटा फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। तो बेटा देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप क्या होता है किसी लाइन का, माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन वाई, तो -1/√3 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, √3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू जो भी स्लोप आया, स्लोप कितना आया √3 और x माइनस x1। y1 x1 क्या रखेंगे, अरे भैया जिस पॉइंट से हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया गया था वहीं से ही हमारा नॉर्मल पास होगा। ठीक है, तो पॉइंट रख दीजिए y माइनस √3 इक्वल्स टू हो जाएगा √3x और यहाँ माइनस का 1। अब मल्टीप्लाई करिए y माइनस में √3 इक्वल्स टू √3x और ये भी माइनस √3। तो आप देख पा रहे हो माइनस और प्लस आपस में ये वाले कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या हुआ, √3 इंटू एक्स हो गया। क्लियर हुआ, ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुका है। यानी जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो हमारी कहाँ से पास करेगी, वो हमारी बेटा ओरिजिन से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, वो हमारा ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिखा, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रायंगल हो गया है। तो इसी ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, इसी ट्रायंगल का आपको बेटा एरिया निकालना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये तो हमारा 0,0 हो गया। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 4,0। कितना होगा बेटा, 4,0। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 4,0। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको ट्रायंगल रेड कलर से दिखाई दे रहा है इसी का आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो देखिए इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, आइए इसको हम लोग सॉल्व करें, एरिया इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसको हम लोग ट्रायंगल एक रेड कलर का आपको बना के दिखा रहे हैं कि इस इतने रीजन का हमको एरिया चाहिए। ठीक है, ओके, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये आपका रिक्वायर्ड रीजन हो गया, बाउंडेड रीजन हो गया जिसका आपको एरिया निकालना है। एक काम करिए भाई, अब स्ट्रिप लेना शुरू करिए। एक मैं यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं बेटा ये येलो कलर की स्ट्रिप लेता हूँ तो एट x इक्वल्स टू 1 के बाद क्या जो आपकी स्ट्रिप है वो अपने बाउंड्री को चेंज करेगा, जो आपकी सरफेस होगी इस सरफेस को चेंज कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो ये वाला सरफेस मिल जाएगा, नॉर्मल वाला। ये इधर देखिए नॉर्मल वाला सरफेस है, लेकिन जैसे ही x इक्वल्स टू 1 को क्रॉस करेगी आपकी स्ट्रिप तो आपका जो अपर सरफेस है वो चेंज हो जाएगा, और वो अपर सरफेस कौन सा वाला हो जाएगा, ट्रायंगल का हो जाएगा। इधर वाला पार्ट में इरेज कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ओके,
चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेशन को लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास आया क्या, इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये हम मान ले रहे हैं ये जो आपके पास कौन सा है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई थी, y1 इक्वल्स टू √3x आई थी। ये हो जाएगा y1 dx, ठीक है, प्लस 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे अब बेटा, 4 तक। और बेटा टेंजेंट की जो इक्वेशंस थी उसको हम y2 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ लिख दीजिए बेटा, a इक्वल्स टू यहाँ हो गया 0 से 1, और ये हो जाएगा √3x dx, और साथ में ये 1 और ये आपके पास 4। यहाँ से इक्वेशन क्या आई थी, यहाँ आपके पास इक्वेशन आ गई थी, कितनी आई थी, 4 माइनस में x अपॉन में √3, यही तो इक्वेशन आया था बेटा, और ये आपका हो गया dx, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन यही आई थी। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 बाहर हो जाएगा, ये आपके पास x²/2 आ जाएगा। 0 से 1 इसकी लिमिट रखेंगे। अब यहाँ पे 1/√3 भी बाहर करें, इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4x माइनस में x²/2, और 1 से लेकर 4 इसकी लिमिट होगी। चलिए हम लोग लिमिट रख देते हैं, √3 बाहर, तो ये 1/2 आ जाएगा बेटा, और ये 1/√3 को बाहर करेंगे। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो 4 और ब्रैकेट में 4 माइनस 1 आएगा, और माइनस में देखिए 1/2 को बाहर करें तो ये आएगा 16/2 माइनस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 आएगा, और प्लस में ये आपके पास 3 यानी कि 12/√3, माइनस में यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 1/2√3, और साथ में कितना आएगा, साथ में हमारे पास आएगा 15/2, कितना आ जाएगा बेटा, 15/2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जाएगी ना। यहाँ से देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपके पास कितना आएगा, ये 3 है तो 12/√3, और ये आपके पास हो गया माइनस, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा √3/2, और प्लस में 1/√3 बाहर कर लेंगे। 1/√3 अगर हम बाहर करेंगे तो ये होगा 12 माइनस में 15/4 आ जाएगा, कितना आएगा, 15/4, 15/4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12 × 4 करेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में बेटा कितना चला जाएगा, 15 चला जाएगा, तो √3/2 प्लस 1/√3 इंटू में आएगा आपके पास 33/4। यही आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। √3/2 प्लस में कितना आया, 33/3√4, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, ठीक। ओके, नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम लोगों ने इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x प्लस 1 का मॉड है +1, और x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 3 तक, और y इक्वल्स टू 0, ऐसा वो दे रखा है। y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है बेटा, यहाँ आपको x एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इस कर्व की, जो हमारे पास कर्व दिया है मॉड x +1 और बाहर में +1 लिखा हुआ है, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। और साथ में क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे, अभी मैंने आपको समझाया था कि पहले डब्बे को 0 करिए, तो डब्बा 0 कहाँ होगा, डब्बा आपका -1 पे 0 होगा, लेकिन वो डब्बा 0 होने के बाद भी y की वैल्यू 1 आएगी। ज़रा देखिए, अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे -1 रख भी देते हैं, उस हाल में y की वैल्यू 1 बची रहेगी। इसका मतलब यहाँ कहीं आपका x इक्वल्स टू -1 होगा, और ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा बेटा। ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब एक काम करिए, आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, ये मान लीजिए x इक्वल्स टू आपका -3 है, और ये आपका x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू आपका ये 3। क्लियर हुआ बेटा। ये आपका क्या है, ये आपका x इक्वल्स टू -1 है।
अब आप क्या करिए, आपको जो एरिया फाइंड करना है वो आप देख पा रहे हो, ये सारा एरिया आपको चाहिए होगा। यही तो आपका बाउंडेड रीजन है बेटा, यही आपका क्या है, यही आपका बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है ना, यही आपका बाउंडेड रीजन होगा। ज़रा ध्यान से देखिए, इसको आप A1 कहिएगा, इसको आप A1 कहिएगा और इसको आप A2 कहिएगा, ठीक। तो जो आपका एरिया निकल के आएगा वो क्या होगा, A इक्वल्स टू A1 प्लस में A2 होगा। A1 कैसे लिखेंगे, A1 लिखते समय ध्यान रखिएगा -3 से कहाँ तक जाएंगे, -1 तक। और ये आपका, ये जो आपके पास दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, मॉड में मॉड x प्लस का 1 और प्लस का 1, ये आपके पास हो जाएगा y1 dx। और प्लस में इंटीग्रेशन -1 से कहाँ तक जाएंगे बेटा, 3 तक, और ये आपके पास हो जाएगा मॉड x प्लस का 1 प्लस का 1 और ये आपका dx होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इस साइड वाला आपका है यानी A1 वाला, ये आपका किससे खुलेगा बेटा, नेगेटिव से खुलेगा। किससे खुलेगा मॉड, ये आपका नेगेटिव से ओपन होगा, ठीक है। तो इसको आप ओपन कर देंगे, इंटीग्रेशन -3 से लेकर -1 तक, और ये आपका हो जाएगा x प्लस का 1 और प्लस का 1 dx, और साथ में आपका ये आएगा -1 से 3 और ये प्लस के साथ ही ओपन होगा, तो ये x प्लस 2 आपको दिखेगा, ठीक है बेटा। ये 1 से ये 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -3 से -1 और -x dx प्लस बेटा -1 से 3 और x प्लस का 2 dx। क्लियर हुआ। ये आप इंटीग्रेट करिएगा, वैल्यू रखिएगा लिमिट्स की, जो आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ सर माइनस से क्यों ओपन किया, क्योंकि आपको पता है -1 और -3 के बीच में ये जो पोर्शन है वो आपको नेगेटिव आंसर देगा, और मॉड के अंदर जो कुछ भी है अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड किससे ओपन हो जाएगा, विथ नेगेटिव साइन से ओपन होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको किससे ओपन किया हुआ है, इस वाले इतने पार्ट को, ये वाला मॉड जो ओपन किया वो हमने नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया हुआ है। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो इस पार्ट को आप क्या करिएगा, बाकी आप इंटीग्रेट करिएगा और इसमें लिमिट रख के अपना फाइनल आंसर निकालिएगा, ठीक। ओके, चलते हैं बेटा। यहाँ देखिए एक इलिप्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे, और हमें लाइन दिया हुआ है। क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई में कितना दिया है 9, प्लस में बेटा वाई स्क्वायर बाई में कितना दिया है 4 इक्वल्स टू 1, और एक लाइन आपके पास है 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू बेटा 6। ये दो आपके पास कर्व दिए हुए हैं, एक आपके पास क्या इलिप्स है और एक आपके पास लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे बाउंडेड रीजन का हमको एरिया बताना है। सबसे पहले तो आप इलिप्स बनाइए, यानी फिगर की बात करें तो हमारे पास एक इलिप्स है बेटा, इस तरह की बन गई इलिप्स, और एक आपके पास लाइन है। तो लाइन में अगर आप इसमें x 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, और अगर यहाँ y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लाइन की इक्वेशन बन गई, सॉरी लाइन जो आपका लाइन होके आ गया। अब स्मॉलर रीजन का एरिया बताना है, इसका मतलब ये आपका एरिया आ गया। यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए बनाइए एरिया का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, अगर x के साथ कर रहे हैं तो 0 से 3 जाएंगे। और बेटा स्ट्रिप लेना मैंने आपको समझाया है कि आप एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो याद रखिएगा जो आपका अपर सरफेस है वो इलिप्स पर है। कहाँ पर है, जरा ध्यान से देखिए, इलिप्स पर। और जो आपका लोअर सरफेस है वो आपका किस पर होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। तो y1 माइनस y1 माइनस y2 और ये करिएगा dx, इंटीग्रेशन 0 से 3। y1 का मतलब इलिप्स से, y1 कहाँ से कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो आपका इलिप्स से कैलकुलेट होगा, ठीक है। वो आपका कहाँ से कैलकुलेट होगा, वो आपका इलिप्स से कैलकुलेट होगा, ठीक। यहाँ से निकालिएगा, देखिए y1 मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपका हुआ y² बाई 4 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9,
वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। 4 को उधर भेजिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 बाई 9 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 2/3 और ब्रैकेट में यानी कि रूट में कितना आ जाएगा 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये आपका y आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये तो इलिप्स वाला सरफेस हो गया, यानी ये y1 के प्लेस पे रखेंगे। किसके प्लेस पे रखेंगे बेटा, ये हम लोग y1 के प्लेस पे रखेंगे। और y2 वाले प्लेस पर क्या रखेंगे, y2 वाले प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लाइन की इक्वेशन से जो हमारा y आएगा उसका नाम हम लोग रख ले रहे हैं y2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x अपॉन में बेटा 3। चलिए रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल्स टू हमारे पास आया 0 से लेकर के 3 और ये हो जाएगा 2/3 रूट में बेटा हो जाएगा 9 माइनस में एक्स स्क्वायर और साथ में इसको अगर हम लिख लेते हैं तो 6 माइनस में 2x और डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब पूरे को हमको करना है बेटा इंटीग्रेट। क्या करना है, चलिए इसको करते हैं हम लोग इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन इसका ये तो बेसिक सा फॉर्मूला, इधर वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, एक बार आप नोट करना है तो बेटा नोट कर लीजिए। इधर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। जैसे ये वाला है, यहाँ पे क्या है, इसका ये 2/3 पहले बाहर कर दे रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ होता है x/2। क्या होता है बेटा फॉर्मूला x/2, तो x/2 रहेगा। रूट में आ जाएगा 9 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में बेटा a²/2 तो यानी 9/2 और रूट 9/2 के साथ में आएगा आपके पास ये हो गया 9/2 और साइन इनवर्स x/a का मतलब हो गया यहाँ से 3 से। ठीक है, लिमिट क्या रखेंगे 0 से 3 और ये है आपके पास -1/3 को हम बाहर करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 6x होगा, माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई में बेटा 2 और लिमिट यहाँ भी रखेंगे 0 से लेकर के 3 तक। अब हम क्या करें, लिमिट रख दें। तो जैसे ही हम लोग लिमिट रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2/3 ये बाहर रहेगा, लिमिट रखना है 3 तो ये हो गया 3/2 और रूट में कितना आ जाएगा 9 माइनस का 9। बोलो बात ठीक है, और प्लस में बेटा ये हमारा 9/2 ही रहेगा और साथ में ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/3। ये तो हो गई अपर लिमिट। अब रखते हैं लोअर, तो ये हो जाएगा लोअर के समय 0 और ये भी आपके पास हो जाएगा 0, तो इसका खेल हो गया खत्म। ठीक, अब इसकी बात करते हैं तो ये -1/3 रहेगा, 1/3 ऐसे ही यहाँ पे 6 इंटू में 3 माइनस 0 और इस 2 से ये 2 काट दीजिएगा, माइनस के साथ यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग बेटा सिंप्लीफाई। तो ये हमारा a इक्वल्स टू 2/3 और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया है कितना 0, दैट मीन्स ये भी फिनिश खत्म हो चुका है। ये 9/2 इंटू π/2 आएगा, कितना आएगा 9/2 इंटू में बेटा π/2 आएगा। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ इसकी बात करें तो ये -1/3 बाहर रहेगा और ये आपको 18 दिख जाएगा, 6 3 जा 18 और ये माइनस में 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये दिख गया 9। अब एक काम करो, इस 2 से ये 2 चला जाएगा और इस 3 से ये 3 भी चला जाएगा, तो यहाँ आपको दिखेगा 3/2, कितना दिखेगा 3/2 माइनस में ये 1/3 इंटू में आएगा आपके पास 9। ठीक, अब इसको भी हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ से ये इसको काट देगा तो यहाँ 3 बचेगा, 3π/2 और ये आपके पास आ जाएगा 3। ये बात समझ में आ गई बेटा, देखो ये 3/2 ही रहेगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 3π/2 माइनस में 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3π/2 माइनस में 3 यहाँ तक ये आया हुआ है हमारा एरिया। क्या आया है बेटा, ये हमारा एरिया आया हुआ है जो कि इनक्लोज्ड बाई लाइन एंड इलिप्स से जो हमारा रीजन बाउंडेड था उसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद अपना आंसर 3/2 इंटू पाई और माइनस में 3, ये अपना क्या है, ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, कहीं पर कोई कैलकुलेशन देख लेना अगर कहीं प्रॉब्लम कर रहा होगा तो। यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट रखा, चेक किया और ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, ओके। चलिए
मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है उसी टाइप का प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने किया था। तो आपको इसका मैं हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी आपको करना है बेटा। क्या हिंट है जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू वाई। जो आपके पास एक पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू वाई के है, और एक y भी बताया है उसने, y लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड x। ओके, तो देखिए पहले फिगर को देखिए ध्यान से। आपके पास एक पैराबोला आ गया बेटा, ये पैराबोला हो गया, और एक आपके पास बेटा मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया आपके पास मॉडुलस फंक्शन। अब आपको एरिया बताना है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ, जो मैं शेडेड कर रहा हूँ। ठीक है, इस पोर्शन का आपको एरिया बताना है, क्योंकि ये क्या है, एक पैराबोलिक फंक्शन, वो भी सिमेट्रिक होता है, और एक आपके पास मॉड दिया हुआ है वो भी सिमेट्रिक होता है। किसके अबाउट? y के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो आप एक काम करिए, इसके पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। तो अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं ना कहीं आपको मिल गए तो ये हो गया 1,1, और इधर कितना आएगा -1,1। अब आपको इंटीग्रेट करना है, a इक्वल्स टू 0 से 1 कर दीजिएगा, 2 टाइम करिए। क्यों 2 टाइम करेंगे? जितना रीजन इधर बाउंडेड होगा उतना ही रीजन बेटा इधर बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो 0 से 1 यहाँ पे अपर y1 माइनस y2, और ये आपके पास हो जाएगा dx। यहाँ पे अपर सरफेस का काम कौन करेगा? अपर सरफेस का काम सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करेगी, और लोअर सरफेस का काम आपका करेगा पैराबोला। तो देखिए a इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0 से 1, और ये आपके पास हो जाएगा कितना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x हो जाएगा, ये आपका x माइनस में आएगा, x स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। अब इंटीग्रेट करिए बेटा। तो इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, और ये 0 से 1। अब आप लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट आप रखेंगे तो मिलेगा आपको 1/2 माइनस 1/3। इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2/6, और एरिया आपका 1/3 यूनिट्स आ जाएगा बेटा। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। पहले आपने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर आपने देख लिया कि सेलेक्टेड रीजन यानी बाउंडेड रीजन कौन सा है। एक स्ट्रिप लेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर बनेगा, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और हमारा ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ओके, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज का सेशन हम लोगों का बस ख़त्म हो चुका है। इतना ही हम लोगों के लिए आज का था। इस सेशन में हमने क्या किया बेटा, पहले तो बेसिक ग्राफ्स कवर किए, और इंटीग्रेट जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, इसका यूज़ क्या होता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जाने हैं। उसके बाद हम लोगों ने लगभग 10 से 15 के बीच, अप्रॉक्स 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस हमने PYQ जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है प्रॉपर वे में। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि इसी तरीके का प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बेटा। ठीक है, इसी तरीके का प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो आई होप आज का जो सेशन था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इसको दोबारा से देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और नया जो टॉपिक्स है, जो भी आपके पुराना टॉपिक से अगर कोई प्रॉब्लम होता तो उसको भी आप मेंशन करिएगा। आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उसकी तैयारी में अब आप लोग बिल्कुल जी जान से लग जाइए। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और भी आपके पास जो भी सैम्पल पेपर होंगे, PYQ होगा, और उसको ट्राई करिएगा बेटा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर आप बताइएगा। तब तक आप लोग एंजॉय करिए और अपने स्टडी पर फोकस। जय हिंद, टेक केयर।